हाय फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज रेडियो पीट्स ज्ञान। मैं हूं आपकी फ्रेंड डॉक्टर शिल्पी गोयल द रेडियोलॉजिस्ट। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे एक प्रेग्नेंट पेशेंट जो आती है ब्लीडिंग पर वेजाइनम इन अर्ली प्रेगनेंसी, मतलब विद इन इनिशियल 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में पेशेंट प्रेजेंट करती है हमारे पास विद ब्लीडिंग पीवी। तो ये बहुत कॉमन सिनेरियो है, हम जो डे टू डे प्रैक्टिस में एनकाउंटर करते हैं और पेशेंट्स बहुत डर जाते हैं ब्लीडिंग पीवी के केस में। तो अब इस केस को कैसे एवेल्युएट किया जाए, फर्दर मैनेजमेंट कैसे हो, हम इस बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजंस होते हैं और किस तरह से उस पेशेंट को मैनेज करना है। तो जब एक प्रेग्नेंट पेशेंट आती है विद ब्लीडिंग पर वेजाइनम इन विद इन इनिशियल 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो क्या करना है। जनरली हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन। अब अल्ट्रासाउंड का पर्पस क्या होता है। तो बेसिकली ब्लीडिंग पीवी के कई सारे कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये देखना होता है कि जो प्रेगनेंसी, जो फीटस है, जो बच्चा है वो लाइव है या नहीं है, या फिर उसकी कार्डियक एक्टिविटी खत्म हो गई है या उसकी धड़कन बंद हो चुकी है। तो इसमें कई सारे सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो हो सकता है जब वाइबल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी लेकिन साथ में अंदर ब्लीडिंग का कलेक्शन बन गया है, सबकोरियोनिक हेमाटोमा बन गया है। सेकंड सिनेरियो हो सकता है जब प्रेगनेंसी नॉन वाइबल है, मतलब जो फीटस था अंदर उसकी कार्डियक एक्टिविटी, उसकी धड़कन खत्म हो चुकी है, या फिर अबॉर्शन का प्रोसेस ही स्टार्ट हो चुका है और आपको अंदर रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन दिख रहे हैं। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है। तीसरा सिनेरियो हो सकता है फ्रेंड प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन। जब मैंने अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर की बात की थी उसी समय प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन के बारे में भी बात की थी, आज हम फिर से इस बारे में जानेंगे। और फोर्थ सिनेरियो हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मैं फिर से रिपीट करूंगी फ्रेंड्स, पहला सिनेरियो हो सकता है जब प्रेगनेंसी तो वाइबल है, फीटस वाइबल है, कार्डियक एक्टिविटी है, बट अंदर सबकोनियोनिक हेमाटोमा बन गया है। सेकंड सिनेरियो हो सकता है जब फीटस वाइबल ही नहीं है या अबॉर्शन का प्रोसेस ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है। तीसरा सिनेरियो हो सकता है प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन, और फोर्थ सिनेरियो हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वन बाय वन हम इन चारों सिनेरियो के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं सबकोरियोनिक हेमाटोमा विद लाइव प्रेगनेंसी। हम देख सकते हैं ये जेस्टेशन सैक है, आप देख सकते हैं मेरा जो फ्लैश लाइट है, जो स्पॉट लाइट है वो जा रही है, एक ये सैक बना हुआ है, इसके अंदर ये जो व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है इकोजेनिक, ये हमारा फीटस है। इस केस में कार्डिक एक्टिविटी डिमोन्स्ट्रेट हो रही थी और बेबी लाइव था। साथ में हम देख रहे हैं एक हाइपोइकोइक टू अनिकोइक कलेक्शन बना हुआ है सराउंडिंग द जेस्टेशनल सैक। यह है सबकोरियोनिक हेमाटोमा। तो इस केस में बेबी लाइव था, वाइबल प्रेगनेंसी थी, बट सबकोरियोनिक हेमाटोमा बना हुआ है। अब ये सबकोरियोनिक हेमाटोमा या जो ब्लड कलेक्शन है उसका साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये स्मॉलर साइज है तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिजॉल्व कर जाता है। अब इस केस में जब प्रेगनेंसी वाइबल है और स्मॉल अमाउंट ऑफ सबकोरियोनिक कलेक्शन बना हुआ है, उस केस में मैनेजमेंट कैसे होता है। पेशेंट को जनरली रेस्ट करने की एडवाइस दी जाती है और साथ में कुछ मेडिकेशंस, मोस्टली प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड मेडिकेशंस डॉक्टर स्टार्ट करते हैं, चाहे वो टैबलेट की फॉर्म में हो या इंजेक्शंस की फॉर्म में। और 14 डेज के बाद, मतलब 2 वीक्स के बाद, पेशेंट को रिपीटेड अल्ट्रासाउंड फॉलोअप स्कैन के लिए बुलाया जाता है ताकि फॉलोअप किया जा सके कि जो पहले सबकोरियोनिक हेमाटोमा था वो साइज में रिड्यूस हुआ है या नहीं। ये मैनेजमेंट होता है उस केस का जब बेबी लाइव है और सबकोरियोनिक हेमाटोमा बना हुआ है। इसी में ही सेकंड सिनेरियो फ्रेंड्स ये हो सकता है कि जो सबकोरियोनिक हेमाटोमा है वो कलेक्शन इतना लार्ज है साइज में कि उसने जेस्टेशन सैक की मोर देन वन हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस को कवर कर रखा है। अब जब इतना लार्ज सबकोरियोनिक कलेक्शन है तो ये बहुत पुअर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर माना जाता है प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन के लिए, मतलब बहुत बार ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी फेलियर हो जाता है। तो इन केसेस में हमें विजिलेंट रहना है, अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट करना है। इसीलिए मैंने बताया कि जब लाइव प्रेगनेंसी होती है विद सबकोरियोनिक कलेक्शन तो उसे फॉलो अप अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया जाता है टू लुक फॉर द साइज ऑफ हेमाटोमा, कि वो प्रोग्रेस तो नहीं कर रहा या फिर वो रिड्यूस हो गया है साइज में और प्रेगनेंसी की वायबिलिटी मेंटेन्ड है या नहीं। अब इसी सीरीज में हम दूसरी एंटिटी की बात करते हैं। दूसरी एंटिटी थी हमारी नॉन वाइबल प्रेगनेंसी, जिसमें कार्डिक एक्टिविटी नहीं है। अब इस केस में हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक अल्ट्रासाउंड इमेज है, ये हम देख रहे हैं
जो जेस्टेशन सैक है उसका कॉन्टूर इरेग्युलर है, यूनिफॉर्म राउंड शेप नहीं है, इरेग्युलर शेप है। तो पहला पूरा प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर हमें यहीं पर मिल गया कि इरेग्युलर शेप ऑफ जेस्टेशन सैग। और ये एक अमोर्फस एम्ब्रियो दिख रहा है, ये जो वाइट स्ट्रक्चर दिख रही है जहां मेरी स्पॉटलाइट जा रही है, ये अमोर्फस एम्ब्रियो है। और इसकी जो क्राउन रम्प लेंथ थी वो 20 mm थी, बट इसमें कार्डिक एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट नहीं हुई। तो हमारा अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर और नॉन वायबल प्रेगनेंसी का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यहाँ पे फिट बैठता है। क्राइटेरिया मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगी फ्रेंड्स। जो मैंने अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर के वीडियोस अपलोड किए थे उसमें भी क्राइटेरिया बताया था कि अगर क्राउन रम्प लेंथ मतलब फीटस का साइज मोर देन 7 mm में लेकिन कोई हार्ट बीट नहीं आ रही है, इसका मतलब, सॉरी फ्रेंड्स, अगर क्राउन रम्प लेंथ मोर देन 7 mm है लेकिन कार्डिक एक्टिविटी नहीं आ रही है तो ये डायग्नोस्टिक है कि प्रेगनेंसी फेल हो चुकी है। सेकेंड क्राइटेरिया होता है अगर जो जेस्टेशन सैक है उसका डायमीटर मोर देन 25 mm हो गया लेकिन उसमें फीटस दिख ही नहीं रहा है, तो भी ये डायग्नोस्टिक है कि प्रेगनेंसी फेल हो चुकी है। तो ऊपर वाला हमने देख लिया, मैं फिर से रिवाइज करूंगी उसको। ये क्राउन रम्प लेंथ हमारी मोर देन 7 mm है लेकिन कार्डियक एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट नहीं हो रही, इसका मतलब ये डायग्नोस्टिक ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर है। सिमिलरली इस इमेज में हम देख रहे हैं ये जेस्टेशनल सैक है, काफी बड़ा डायमीटर है इसका, 29 mm है, मतलब मोर देन 25 mm, लेकिन कहीं भी अंदर आपको ना फीटल पोल दिख रहा है ना ही ऑक्साइड दिख रहा है। तो इट इज अगेन डायग्नोस्टिक ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर, मतलब ये नॉन वायबल प्रेगनेंसी था जिस ये पेशेंट आई थी ब्लीडिंग पीवी के साथ। तो दिस वाज नॉन वायबल प्रेगनेंसी। इसी सेकेंड एंटिटी में हमने बात करी थी रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन की, मतलब अबॉर्शन का प्रोसेस ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है, मतलब जो पेशेंट ब्लीड कर रही है उसमें उसको फीटल पार्ट्स निकलना स्टार्ट हो गए। तो अब इस केस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम ये अल्ट्रासाउंड इमेज देख रहे हैं, ये थिकन एंडोमेट्रियम दिख रही है, इसमें हेट्रोजेनस प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं आपको सेंटर में, और इसमें वेस्कुलरिटी भी डिमॉन्स्ट्रेट हो रही है कलर डॉपलर पर। सो दिस वाज सजेस्टिव ऑफ आरपीओसी, मतलब अंदर कुछ प्रोडक्ट्स रह गए हैं, ऑलरेडी फीटल पार्ट्स आर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन, मतलब अबॉर्शन चल रहा है अभी। तो दिस वाज सजेस्टिव ऑफ रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। तो हमने फ्रेंड्स दो एंटिटी कवर कर ली। अब तीसरी एंटिटी पे आते हैं जो है प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, हम जो डे टू डे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में एनकाउंटर करते हैं। मतलब इस केस में क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट ने अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया, वो पॉजिटिव आया, मतलब दो लाइंस आ गई, और जब वो पेशेंट जाता है अल्ट्रासाउंड के लिए तो अल्ट्रासाउंड जो पेल्विक अल्ट्रासाउंड है वो एकदम नॉर्मल आता है, मतलब आपको यूट्रस के अंदर भी प्रेगनेंसी नहीं दिख रही है और आपको सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में मतलब ट्यूब ओवरीज इनमें भी कहीं प्रेगनेंसी नहीं दिख रही है, मतलब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव है, लेकिन जो अल्ट्रासाउंड है पेल्विक अल्ट्रासाउंड वो एकदम नॉर्मल है, कहीं आपको प्रेगनेंसी डिमॉन्स्ट्रेट नहीं हो रही। तो इस एंटिटी को नाम दिया गया प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन। तो इस स्टेज में तीन मेन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो बहुत अर्ली इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है, या फिर ऑकल्ट एक्टोपिक है, मतलब कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी छुप कर बैठी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी नहीं है लेकिन कहीं और पर प्रेगनेंसी है। और तीसरा कंप्लीटेड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन उस पेशेंट का ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए आपको कहीं भी जेस्टेशनल सेट नहीं दिख रहा है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी इस स्टेज पे हो सकती है। अब सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे और एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के बेसिस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी सही है इस केस में। तो उसके लिए मैनेजमेंट ये होता है कि आप बीटा एससीजी लेवल्स को मॉनिटर करते हैं और आप रिपीट अल्ट्रासाउंड के लिए पेशेंट को बुलाते हैं, यूजुअली 2 हफ्ते के बाद, 10 से 14 दिन के बाद। अब इन केसेस में क्या होता है कि जो बीटा एससीजी के लेवल्स होते हैं, नॉर्मल जो इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी होती है उसमें 48 आवर्स में ये लेवल डबल हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको रिवाइज कराऊंगी जो मैंने बहुत अर्ली इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी की बात करी है, कि जैसे मैंने पहले भी आपको अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर के वीडियो में बताया था कि जो हमारा नॉर्मल अर्ली प्रेगनेंसी डेवलपमेंट होता है उसका जो सबसे पहला साइन होता है, जो सबसे पहला साइन होता है उसका होता है ट्रू जेस्टेशनल सैक का दिखना। वो डेफिनेटिव साइन माना जाता है प्रेगनेंसी का ऑन अल्ट्रासाउंड। और ये जो जेस्टेशनल सैक होता है वो सबसे पहली बार 4.5 to 5 वीक्स पे अपीयर करता है, और ये जो टाइमलाइन है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड की होती है, सबसे पहले उसी पर दिखता है। तो अगर पेशेंट हमारे पास बहुत अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज में आ गया, जब 4.5 वीक्स ही उसके नहीं हुए हैं, तो आपको जेस्टेशनल सेक्टर को तो दिखेगा नहीं, लेकिन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन के 12 दिन के बाद ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने लगता है, लेकिन तब तक आपका जेस्टेशनल सेक नहीं दिखेगा।
तो इस केस में जो आपका पेल्विक अल्ट्रासाउंड है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल होगा अगर 4.5 वीक्स के पहले आपके पास पेशेंट आ गए, तो इसी एंटिटी को हमने नाम दिया है वेरी अर्ली इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी। और फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पहली बार प्रेगनेंसी में स्कैन कराने जाते हैं तो प्लीज ट्रांसवेजाइनल स्कैन ही कराइए। पहली चीज, उसका रिजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है और जो भी फाइंडिंग्स होती है अर्ली प्रेगनेंसी की सबसे पहले ट्रांसवेजाइनल स्कैन पर ही दिखती है। ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन पर वो एक हफ्ते के बाद नजर आने लगती है और रिजोल्यूशन बेटर होता है। बेटर तरीके से हम उसमें यूट्रस, ट्यूब, ओवरीज और पेल्विस को देख सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया है कि पहली एंटिटीज में हो सकती है वेरी अर्ली इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी। इसका मैं एग्जांपल आपको डिमॉन्स्ट्रेट करती हूँ। अभी आप लेफ्ट वाली इमेज को देखिए विच इज लेबल्ड एज ए। तो इस इमेज में हम देख रहे हैं इस पेशेंट का जब हमारे पास आई थी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था, लेकिन जब हमने अल्ट्रासाउंड किया तो ये देखिए यूट्रस बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अंदर कोई भी जेस्टेशन सैक हमें नहीं दिख रहा है। इसके अलावा इस पेशेंट का एडनिक्सा भी नॉर्मल था। अब इसी पेशेंट का बीटा एसजी लेवल था 334 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर एमएल। अब इस पेशेंट को हमने बुलाया फॉलो अप अल्ट्रासाउंड के लिए आफ्टर 7 डेज, और बीटा एसजी लेवल्स भी सीरियली हमने मॉनिटर किए। तो अब हम जब सेकंड इमेज में देख रहे हैं तो हमें ट्रू जेस्टेशनल सैक नजर आ रहा है यूट्रस के अंदर, जिसके अंदर डबल डेसिडियस साइन भी दिख रहा है आपको और डेसिडियल रिंग साइन भी दिख रहा है। तो ये ट्रू जेस्टेशनल सैग हमें नजर आने लगा। साथ में जो बीटा एससीजी लेवल था वो कम से कम 11 टाइम्स बढ़ गए इस पेशेंट में, और इसमें 48 आवर्स में ही डबलिंग हो गई थी बीटा एससीजी लेवल की। तो इसका मतलब है जो पहले आपने प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन बोला था, जब आपने फॉलो अप किया तो सिचुएशन एकदम क्लियर हो गई, और ये थी वेरी अर्ली इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी जो मैंने फर्स्ट सिनेरियो की बात की थी इसकी। अब सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है फ्रेंड्स? ऑकल्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब जब हमने पहली बार पेशेंट को देखा तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था, लेकिन यूट्रस के अंदर कोई जेस्टेशन सेक नहीं है और एडनिक्सा भी एब्सोल्युटली नॉर्मल था इस पेशेंट का। अब जब आपने सीरियल बीटा एसईजी लेवल्स मॉनिटर किए तो बीटा एसईजी लेवल्स 48 आवर्स में डबल नहीं हो पाए इस पेशेंट में। और जब 14 डेज के बाद आपने फॉलोअप स्कैन किया तो आपको ट्यूब में एक जेस्टेशन सैक नजर आया और रिंग ऑफ फायर साइन नजर आया। मतलब ये फेलोपियन ट्यूब है लेफ्ट साइड की, इसके अंदर हमें जेस्टेशन सैक दिखा और साथ में बहुत हाई वेस्कुलरिटी थी, रिंग ऑफ फायर। तो ये पता चला दिस वाज एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसीलिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो पहला अल्ट्रासाउंड जल्दी से जल्दी करवाइए ताकि आप एक्टोपिक को रूल आउट कर सकें। तो दिस वाज द सेकंड सिनेरियो इन दिस केस, जो हमने बात की थी कि प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन थी पहले, बाद में डायग्नोज हो गई एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब थर्ड सिनेरियो की बात करते हैं जो है कंप्लीटेड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। इस पेशेंट में अब हम देख रहे हैं ये जो लेफ्ट में इमेज है, ये पेशेंट हमारे पास आया तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इसका पॉजिटिव ही आ रहा था। कम हिस्ट्री थी ब्लीडिंग पीवी की। जब हमने उसका अल्ट्रासाउंड किया तो एंडोमेट्रियम के अंदर कोई जेस्टेशन सेक नहीं है, कोई रिटेन प्रोडक्ट्स नहीं है और एडनिक्सा भी एब्सोल्युटली नॉर्मल है। और फॉलो अप अल्ट्रासाउंड के लिए हमने इसे बुलाया तो यूट्रस पहले की तरह ही नॉर्मल था, कोई जेस्टेशन साइन नहीं था, कोई रिटेन प्रोडक्ट्स नहीं थे, और साथ में बीटा एसईजी जो था वो डिक्लाइन कर रहा था। तो दिस वाज कंसिस्टेंट विद कंप्लीटेड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। तो फ्रेंड्स, हमने प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन की बात कर ली। इसमें तीन सिनेरियो हैं। वेरी वेरी अर्ली इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी जिसमें लेटर ऑन ट्रू सैक डिमॉन्स्ट्रेट हो गया यूट्रस के अंदर। सेकेंड सिनेरियो है एक्टोपिक जिसमें जेस्टेशन सैक ट्यूब के अंदर आपको मिल गया। थर्ड सिनेरियो कंप्लीटेड अबॉर्शन जिसमें बीटा-एसजी डिक्लाइन कर रहे थे। अब हम ब्लीडिंग पीवी के लास्ट सिनेरियो की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसे मैंने बताया ये पेशेंट भी ब्लीडिंग पीवी के साथ प्रेजेंट करते हैं और आपको यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी नहीं दिखी, कहीं और प्रेगनेंसी दिखेगी जैसे फेलोपियन ट्यूब में, ओवरीज में हो सकती है। तो ये भी एक ओमिनस फाइंडिंग है। तो अब हमने, मैं इसे समराइज करूंगी अब लास्ट में, कि जब प्रेगनेंसी अर्ली प्रेगनेंसी में कोई पेशेंट आपके पास विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर ब्लीडिंग के साथ आता है तो परेशान नहीं होना है। डिटेल इवेल्यूशन करना है, आपको देखना है वाइबल प्रेगनेंसी है नहीं। अगर वाइबल है तो मैनेजमेंट डिफरेंट है, नॉन वाइबल है तो मैनेजमेंट डिफरेंट है। अगर रिटेन प्रोडक्ट्स रह गए हैं तो आप डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज के लिए जाएंगे, जिसे आसान भाषा में सफाई कहा जाता है।
प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन है तो आप उसे फॉलो अप करेंगे विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड बीटा एससीजी लेवल्स, जिससे एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस बन सके और अकॉर्डिंगली ट्रीट हो सके। अगर एक्टोपिक है तो आपको तुरंत से तुरंत टर्मिनेशन करना है। वो मेडिकली भी हो सकता है, सर्जिकली भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि जेस्टेशन सैक का साइज क्या है और रप्चर्ड या अनरप्चर्ड है, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। तो फ्रेंड ये बात की थी हमने ब्लीडिंग पीवी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। आप लोग जो मुझे सपोर्ट दे रहे हैं चैनल पर उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज मेरे चैनल को, जिसका नाम है रेडियो पीट्स ज्ञान, तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपना प्यार दीजिए और मुझे बताइए कि और वीडियोस में किस टॉपिक पर बनाऊं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।